नमस्कार, मैं हूं कमलेश। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यहाँ से बात शुरू होती है और हम वर्तमान तक आते हैं। इस सफ़र में महिलाओं की क्या दशा रही, उनकी दिशा कैसी, वो कैसे भ्रमित हुई या सही राह पे आई या सही राह पे समाज को लाई, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, इस पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर खूब चर्चा होती है। हम लोग भी वही रस्म निभा रहे हैं। चूँकि हमारे यहाँ 8 मार्च को होली है, इसलिए उसके पहले ही हम लोग महिला दिवस मना ले रहे हैं। औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी, की जा रही हैं। 1 सप्ताह पहले से ये दौर शुरू हो गया है, क्योंकि 8 मार्च को जब रंग का दिन होता है तो उस दिन लोगों को कुछ मूड, विभिन्न प्रकार का मूड होता है। तो ये माना जाता है कि चूँकि शालीनता से हमको इस पर्व को मनाना है, इस दिन को मनाना है, इस दिवस को याद करना है, इसलिए पहले ही सारी रस्म अदायगी की जा रही है। मैं इसको रस्म अदायगी इसलिए कहता हूँ कि जिसके लिए पूरी कायनात, हर सांस, सारे रिश्ते जिसमें बसे हों, उसके लिए एक दिन, ये कहा जा सकता है कि बड़ी बेइंसाफ़ी है, लेकिन एक परंपरा चल रही है तो उसका निर्वहन हम लोग भी किया करते हैं। इसी बहाने ही सही एक दिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों के बारे में बात करते हैं। मैंने बात जहाँ से शुरू की, नारी की जहाँ पूजा होती थी, आज हम उसको रमणी भोग्या तक ले आए और उसके बाद फिर उनका उत्थान होना शुरू हुआ है। विषय हमारा आज यही है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जानी मानी समाज सेविका रश्मि शर्मा जी हमारे बगल बैठी हैं। बीच में बैठी हैं सूर्य ब्रह्म कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय से बहन बिंदु जी, और किनारे बैठी हैं समाज सेविका सुधा झा जी। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू सो मच भैया। रश्मि भाभी, बात आपसे ही शुरू करूंगा जी। जो मैंने एक इंट्रो दिया, एक परिचय दिया कार्यक्रम का कि हम कहाँ चले थे और कहाँ आ गए। इसमें आपको क्या लगता है, कहाँ चूक होती है या चूक हुई, कैसे वहाँ से यहाँ तक की सफर तय किया महिलाओं ने? जी सार बताइए। जी जी पहली बात तो ये कि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। जिस नारी की इतनी पूजा हुई कि देवताओं से पहले देवी का नाम आता था, आज उसी नारी की स्थिति निश्चित रूप से नीचे आई है। सतयुग त्रेता में हम और आप सभी जान रहे हैं, श्री लक्ष्मी देन नारायण, श्री राधे फिर कृष्ण, श्री सीता फिर राम, है ना। दैट मीन्स उनकी स्थिति बहुत बहुत श्रेष्ठ थी। समानता का दर्जा मैं कहूँ, भले नाम आगे आता था लेकिन एक दूसरे के पूरक और समानता का दर्जा था। पूज्य की श्रेणी में वो भी थीं। लेकिन आज समय का अंतराल जो आता गया, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, और अब तो बात हम कहते हैं घोर कलयुग चल रहा है। तो वास्तविकता ये है कि समय परिवर्तनशील है। उसी तरह नारियां भी अपने उस श्रेष्ठ स्थान से नीचे 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 आती गईं। कारण बहुत सारे हैं, कोई एक ही पक्ष इसके लिए दोषी है, मैं ये बात नहीं कहूँगी। पूरा समाज, पूरी हमारी सोसाइटी और समय तो फिर है ही परिवर्तनशील। तो निश्चित रूप से कर्म हमें श्रेष्ठ बनाता है और कर्म ही हमें नीचे ले जाता है। एक समाज सेविका होने के नाते मेरे पास जैसे केसेस आते हैं, क्योंकि मैं एक काउंसलर भी हूँ, तो 50 नहीं मैं कहूँगी 60% जो पीड़िता आ रही हैं वो भी नारी द्वारा ही प्रताड़ित होकर आ रही हैं। जी जी जी। तो नारियां प्रताड़ित कहाँ पे कर रही हैं और कहाँ पर हो रही हैं, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, ये चेक करके और फिर सुधार की आवश्यकता बहुत बहुत ज़्यादा है। क्योंकि नारियां जब तक खुद अपने आप में अपने को संस्कारवान नहीं बनाएंगी, समाज संस्कारिकता को नहीं ला सकता। क्योंकि नारी माता पहली गुरु है, तो संस्कार देने का कार्य भी उसी का है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आएंगे हम इस पर। बिंदु बहन, जिन शिव बाबा की हम लोग ओम नमः शिवाय करके आराधना करते हैं, उन्हीं शिव बाबा की आप लोग भी पूजा करते हो, और उनका एक नाम है अर्धनारीश्वर जी। मतलब गौरी शंकर भी कहते हैं, जैसा आपने कहा कि पहले गौरी जी का नाम फिर शंकर जी का, और उनका एक नाम अर्धनारीश्वर भी है कि आधा भाग पार्वती का और आधा भाग भगवान शिव का। ये जो हमारी मान्यताएं रही हैं, उन मान्यताओं में अब जो क्षरण हो रहा है, आध्यात्मिक रूप से आप कहाँ कमजोर पाती हैं? एक्चुअली आध्यात्म को लोग समझ ही नहीं पाए हैं जी।
लोग समझते कि जो हम पूजा पाठ करते हैं या अनुष्ठान करते, यज्ञ करते हैं, उसी को लोग आध्यात्मिकता समझते हैं। जी आध्यात्मिकता का पहला अध्याय स्व से शुरू होता है कि मैं कौन हूँ, मुझे अपने आप को समझना है। जी तो एक नारी शरीर हो या पुरुष का शरीर हो, लेकिन दोनों में आत्मा का वास होता है। उस आत्मा को लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए जो क्षय की बात आई है, तो निश्चित रूप से आध्यात्मिकता को न समझने के कारण ऐसा हुआ है। और जब हम स्वयं को समझ जाते हैं तो उस शिव परमात्मा को भी समझ जाते हैं कि आत्मा का पिता परमात्मा शिव है और वो समान रूप से सबको समान अधिकार देता है। जहाँ हम भगवान की संतान हैं तो भगवान की संतान आत्मिक रूप में है, हम शरीर रूप में नहीं हैं। शरीर रूप में तो सबके माता पिता अलग अलग हैं। जब उस भाव को हम समझ जाते हैं तो आध्यात्मिकता का अध्याय हमारा वहीं से शुरू होता है और क्षय वाली जो बात आती है वो ख़त्म हो जाती है। जी सुधा, आप क्या अनुभव करती हैं समाज में काम करते करते? जब इस तरह के प्रकरण आप लोगों के सामने आते होंगे कि कोई स्त्री आती होगी, बोलती होगी कि मेरे भाई ने, मेरे पति ने या और किसी परिजन ने जो पुरुष है उसने उसकी पिटाई की है, तो कभी ये खंगालने की कोशिश करती हैं कि गलती किसकी हुई है? या फिर नारी है तो हमारे पास आ गई है तो बस उसको बता दिए ले लट्ठो शुरू हो जा? नहीं, ऐसा नहीं है भैया। अगर कोई महिलाएं आती है तो पहले तो हम लोग उनसे पूछते हैं जो कारण क्या है। जी आपको अगर पिटाई किया है तो कुछ तो कारण होगा। फिर उन्होंने अपना कारण जैसे ये सामने रखते हैं तो कहीं ना कहीं तो ऐसा लगता है जो दो पक्ष से बात होना चाहिए। जी तो सामने वाले दो पक्ष से भी हम लोग बात करते हैं। ऐसा आपके घर से आरोप आया है तो वो आपका कुछ कहीं पर मिस्टेक है या क्या बात है, या फैमिली जो भी आपकी वार्तालाप है एक दूसरे से समझौता करके बात करिए। इस तरह से बिहेवियर नहीं होना चाहिए। जी फिर ऐसा भी सुनने को मिलता है नहीं, मतलब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, पर ऐसा लगता है लास्ट में पता रहता है जो कहीं ना कहीं महिलाएं का भी गलती रहती है, कहीं कहीं क्योंकि एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, और कहीं कहीं पुरुष उनका भी गलती रहता है। तो दोनों को एक समझौता सबसे बेस्ट होती है। जी 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 आप खंगालने की बात जी। बोले भैया, इस पे मैं एक बात बताना चाहूँगी। मेरे पास ललिता करके एक लेडी आई थी, दुबली पतली सी, अपने पति के साथ। अर्ली मॉर्निंग आ गई, नाश्ता वगैरह का टाइम था, फिर भी मैंने कहा परेशान है तो ठीक है बैठो, बात करती हूँ करके बैठा ला। अब वो अपनी फिर कहानी बताना शुरू की कि मेरे पिताजी हैं, हम लोग 3 बहन हैं, उन दोनों बहन को वो हिस्सा दे रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी से और मेरे को नहीं दे रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा तुमको क्यों नहीं दे रहे हैं, तुमने ऐसा क्या किया? तो उसकी लाइन सुनिएगा ध्यान से। वो मुझे लाइन कहती है कि मैंने जूता उठा के अपने बाप को मारा नहीं। मैं बोली उठ, तू इतने सुंदर शब्द जब अपने जन्मदाता के लिए मेरे सामने कह सकती है तो तू क्या व्यवहार करती होगी ये तू जान। और अब जहाँ जाना है, महिला बाल विकास में जाना है, महिला उसमें जाना है, सब जगह जा, लेकिन मेरे पास से तू कोई न्याय की उम्मीद नहीं करना। तो मेरे पैर में गिर गई। उसका आदमी बोलने लगा बहुत बीमार चल रही है, परेशान है, इसलिए ऐसा बोल दी। मैं बोली इसलिए ऐसा नहीं बोली, इसके अंदर ये चीज़ है। जब ये पिता के लिए इतना सम्मानित शब्द दूसरे के आगे बोल सकती है तो इसको बाप देगा क्यों? मैं बोली कुछ भी नहीं देना चाहिए। जी जी ये इतने गंदे शब्द। तो फिर वो रोने लगी कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ। मैं बोली नहीं, अब तुम जाओ। एक तो अर्ली मॉर्निंग आई थी, घर का काम हुआ नहीं रहता, इन लोग आते हैं, इनको हम टाइम दें तो ये ऐसे शब्द कहते हैं कि अपने बाप को कभी जूता निकाल के नहीं मारी। अब ये लाइन देखो। रश्मि जी मुझे याद आ गया, कभी एक विवाद चल रहा है, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, तो उसमें नारी जो शकल ताड़ना वाली बात है, तो ऐसी नारी के लिए ही लिखा है क्या तुलसीदास जी ने? इनको नहीं, तुलसीदास जी ने नहीं लिखा। निश्चित रूप से परिहास में आप ले रहे हैं, लेकिन उतने बुद्धिमान व्यक्ति ये नारी की कंपैरिजन इन लोगों से नहीं करेंगे। ये बीच में कहीं जरूर किसी की बदमाशी है पुरुष प्रधान समाज की। मैं हमेशा ये कहूंगी, इतने उच्च स्तर के जो विद्वान होंगे ना वो नारियों का मान करते हैं। 5 में 4 तो पुरुष ही हैं। हाँ, नहीं, अरे वाह, पशु को भी अपन नहीं मान ले। नहीं, 4 में तो पुरुष नहीं है, वो तो ढोर गंवार उसके साथ उसकी तुलना कर दी गई है। निश्चित रूप से नारी के सम्मान को गिराने की ये बात जिसने भी डाली है, मुझे नहीं लगता तुलसीदास जी ने डाली है। खैर आप परिहास में बोल रहे हैं, परिहास में बोल रहे हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमारे साथ बिंदु बहन है और अध्यात्म के क्षेत्र में आप पूरा तन मन धन से समर्पित हैं। जी बहन जी, हम राजनीति की बात कर रहे थे, अध्यात्म और राजनीति, और उसमें नारी की बातें हो रही थी। जी,
राजनीति एक तरह से सतयुग जब था तब भी राजनीति थी, द्वापर में भी राजनीति थी और अभी भी राजनीति है, लेकिन फ़र्क ये आ गया है कि अभी राजनीति में व्यवसाय आ गया है। जी। तो अगर आध्यात्मिकता उस राजनीति में रहती है तो व्यक्ति समझता है कि मुझे कैसी नीति से चलना है। एक बार मुझे याद है, बहुत पहले एक कोरबा बस स्टैंड में एक आयोजन किया गया था जी। और उसमें ये विषय रखा गया था कि आज का विधायक कैसा होना चाहिए। तो मुझे भी बुलाया गया था और मैंने ये बात कही थी कि अगर विधायक आध्यात्मिकता को अपना ले तो बहुत सही तरीके से नीतियों को लागू कर सकता है। तो पीछे से किसी ने कमेंट किया जी। और हंसे भी लोग कि देखो ये अपनी बात पर आ गए। अब जो सत्यता है वो सत्यता तो लोगों को बतानी पड़ेगी। जी। हम चाहते हैं कि इस विश्व का स्वरूप बहुत सुंदर हो, जिस स्वरूप की हम कल्पना करते हैं। तो हमारे राजनेताओं से हम यही उम्मीद रखते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो पावर होती है। उस पावर को अगर वो आध्यात्मिकता की रीति से सही इस्तेमाल करें तो वो अपना भी भला कर सकते हैं, अपने परिवार का भी कर सकते हैं और सभी का कल्याण कर सकते हैं। और आज लोग यही चाहते हैं जी। जी। कि लोगों की भलाई हो। जी। तो इसलिए आध्यात्मिकता तो बहुत ज़रूरी है राजनीति में। हाँ, लोगों की भलाई हो। अब वो धीरे धीरे अभी हो गया कि मेरी पहले हो, उसके बाद फिर बाकी लोगों की हो। इस भाव से लोग जीने लगे हैं। जी अध्यात्म को हम परंपरा के रूप में भी देखते हैं। जी जैसे रश्मि जी ने अभी बताया ना, सुधा की एक महिला कोई आई है जिसने ये कहा कि अपने पिता के बारे में कहा, ये नाराज हुई उसके ऊपर। तो मैं आज ही कहीं पढ़ रहा था, मेघालय में भी चुनाव हुआ, तो किसी जनजाति के बारे में खबर थी जिसमें कहा गया कि बच्चे लड़के लड़की जितने भी होते हैं उसमें सबसे छोटी वाली जो बेटी होती है अपने पिता की सारी संपत्ति की वारिस वो होती है। उनके यहाँ परंपरागत तरीके से चला रहा है। ओके। कानून कुछ कहता है लेकिन उनके यहाँ परंपरा का निर्वहन आज भी होता है। ये चीजें धीरे धीरे हमारे यहाँ पे हर जगह हो गया पूरे भारत में कि लड़कियों को भी अपने पिता की संपत्ति में अधिकार दे दिया गया है। इससे कुछ नारियों की दशा पे सुधार हुआ है। हुआ तो है, क्योंकि पहले ऐसा था भैया, जो लोग बेटा के चाहत करते थे। तुम्हारे सामने भी बात आती होगी तो झा जी बोलते होंगे कि कुछ मायके का माल ले आना। नहीं, ऐसा नहीं बोले। नहीं बोलते? नहीं बोले। मतलब पुराने ख्याल के जो लोग हैं वो यही सोचते हैं कि भाई नहीं मिल जाए। भैया एक चीज बता माता दूं, पिता को मैं छोड़ के आई हूँ तब उनके यहाँ की कोई चीज नहीं लूंगी। झाजी पहले से ही दहेज विरोधी है। नहीं, मैं मजाक में कहा, इस बात से आप सीरियस मत होइए। जी, जी। जी। मतलब ये जो है जी। कि लड़कियों को अपने पिता की संपत्ति में जो अधिकार मिला है, जी। आज भी अधिकांश लड़कियां ऐसी हैं जो लेना नहीं चाहती और कुछ ऐसी हैं जो झगड़ा भी करती हैं। यस, एक्जेक्टली। ये तो है, पहले और अभी में बहुत अंतर आया है। जी। इसलिए पहले क्या था, लोग बेटा के चाहत ज़्यादा रखते थे, बेटी की कम रखती थी। अभी आप मुझे लगता है बेटी के भी बराबर चाहत रखते हैं। बेटी हुआ तो खुश होते हैं, पहले ऐसा नहीं था। जैसे पहले तो रोने लगते थे, रोने लगते थे। और आज के डेट में सबसे एक विशेष जो खुशी की बात है, बहू को बेटी कहने लगे हैं लोग बात। तो ये भी एक हमारा विस्तार हुआ है। हाँ, लोग मजाक में कहते हैं कि पहले बहुएं सोचा करती थी कि प्रभु मुझे सास अच्छी देना। हाँ, आजकल उल्टा हो गया है, सास कहती है कि हे प्रभु बहू अच्छी देना। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। दोनों आजकल, सास भी समझदार रहती है और बेटियां भी आजकल पढ़ी लिखी समझदार होती है। उनको तालमेल पता रहता है जो हमें आगे परिवार बसाना है और उनको रसाना भी है। तो और दूसरा, वो परवरिश जो पहले का अब अच्छा तो थी, पर पहले शिक्षा के अभाव कम थी, शिक्षित नहीं रहते थे। आज अभाव था। आज शिक्षित है, प्रत्येक परिवार में सास भी शिक्षित होती है और बहुएं भी शिक्षित होती है। तो आगे का भविष्य उनको चुनाव करने में कठिनाई नहीं होती है। वो अपना स्वयं दोनों डिस्कशन करके या जैसे भी अपने परिवार के माहौल को अच्छा बेहतर से बेहतर दे सके, दोनों डिस्कशन करके सुलझा लेते हैं। तो परिवार उनका खुशनुमा होता है आज के डेट में। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो समझदारी उसी में है। आदिवासी क्षेत्रों में रश्मि जी आप भी जाती होंगे, मैं मेघालय का नाम ले रहा था, जहाँ पे जनजातियाँ इस तरह का व्यवहार अपनी बच्चियों के साथ करती हैं। हमारे इस क्षेत्र में, विशेष करके मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ, तो यहाँ स्वाभाविक है कि आप स्लम इलाके में, शहरी इलाके के अलावा भी आप ग्रामीण इलाकों में भी जाती हैं। वहाँ जो नारी की स्थिति है
वो उस पे कहीं आपको लगता है कि जैसा शहर में सुधार हुआ है उसी गति से गांव में भी हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है, बल्कि गांव में महिलाएं ज़्यादा सशक्त हैं। वो खेती किसानी में बराबर का करने के बाद घर में भी उतना ही काम शारीरिक करती हैं। रूप से तो है, मानसिक रूप से? मानसिक रूप से अब वो इतनी सशक्त हो गई है कि पति दारू पी के आता है, मार कूट के सुधार के घर में बैठा देती हैं। तो मानसिक रूप से वो इस चीज को तो समझ इसको आप रही है। विद्रोह मानती नहीं, हैं कि विद्रोह मानसिक नहीं सुधार? मानती। ये जरूरी है, सुधार का जो प्रक्रिया शुरू होना चाहिए। वो जो खुद टॉर्चर बर्दाश्त कर रहा है ना, वही जब करेगा तब पड़ोसी आकर के आपके घर को नहीं सुधारेगा। आपको खुद स्टैंड लेना होगा। और आपको तो ये चीजें अब हो रही हैं कि जब आदमी दारू पी करके दंगा करता है तो जब वो होश में आता है ना, पत्नी उसका 2 दिन खाना पानी बंद कर देती है। लेकिन घरेलू हिंसा का हाँ। सर्वाधिक शिकार महिलाएं होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। महिलाएं हो रही हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच जो समस्या का निराकरण करने के लिए पंचायत बैठती है ना, आजकल वो दोनों पक्ष का सुनने के बाद वो जहां न्याय जिधर गलती है उसको बताते हुए उनको मौका देती है। और उसके आधार पे, क्योंकि मेरे पास ऐसी महिलाएं आती हैं जो गांव में कस्बे में अपना पार्लर चला रही हैं। पति टॉर्चर कर रहा था, मार पीट रहा था, वो सीधा पंचायत में गई, उसने बताया कि ये चीज़ें हो रही है और उसके साथ वहाँ पे न्याय मिला। तो महिलाओं की स्थिति देखिए एक सोच के अकॉर्डिंग भी रहती है। जिस गांव में महिलाओं को पहले से दबाया गया है, आज भी यदि इक्का दुक्का नारियां उठती हैं और कोशिश करती हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है इसके, तो घर के बड़े बुजुर्ग उनको चुप करा के बैठा देते हैं। पड़ोस में हो रहा है, तुमको क्या करना है। तो स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार हम नहीं कहेंगे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे औरतें सशक्त बनती जा रही हैं, बौद्धिक रूप से भी। तो वो इन चीज़ों को समझ करके एटलीस्ट अपनी स्थिति को बेहतर बना रही है। औरों का नहीं भी कर पा रही हैं गांव ग्रामीण इलाके में, लेकिन वो खुद को कर पा रही हैं यदि, तो मैं समझती हूँ कि आज की डेट पे पहले स्वयं की रक्षा बहुत ज़रूरी हो गई है। क्योंकि घर के बड़े बुजुर्ग जो दबा देते हैं ना कि तुम ज़्यादा वो पंचायती मत करो, दूसरे के घर का तुमको क्या करना है। क्योंकि ऐसी बातें मेरे पास आती हैं कई बार। अरुण शर्मा जी मुझे कह देते हैं, मैडम बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, उनका अपना फैमिली मैटर है, उनके बच्चे उनको तंग कर रहे हैं ना, तो वो माता पिता, तुमने एक बार उनको कर दिया, मदद कर दी, बार बार तुम नहीं जाओ, बाद में वो ऐसा बोल देंगे, ये बोल देंगे। तो ये चीज़ें होती है कि थोड़ा अब चुप हो जाओ, क्योंकि बहुत बार होता है ना हवन करते हाथ जलना, जी जी। तो ये चीज़ें भी हो जाती है। लेकिन महिलाओं की स्थिति पहले से सुधरी है, पर शहर के बराबरी में गांव की स्थिति नहीं वैसी सुधरी है। व्यक्तिगत तौर पे जो सशक्त हैं, जो बौद्धिक जिनका अपना एक स्तर है, वो अपने आप को सशक्त बना लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बिंदु बहन, आप लोग अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी बहुत सारे सेमिनार आपके यहाँ माउंट आबू में होते हैं, उसको भी आप अटेंड करती हैं। यहाँ भी बहुत सारे लोग ऐसे छत्तीसगढ़ में भी आते हैं, कोरबा में आते हैं फॉरेनर, विदेशी, तो उनसे भी आप मुखातिब होती हैं, मैंने कई बार देखा है। वो उन लोगों की मानसिकता और हम लोगों की मानसिकता, भारतीयों की या छत्तीसगढ़ की कह ले, छत्तीसगढ़ के शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप जाती हैं। मैं एक कई बार मन में आता है ना, लोग बोलते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति भारत के पांव की धूल नहीं भारतीयों के, उस पर हमें गर्व होता है जब सुनते हैं। लेकिन जब ये पता लगता है कि हम उन्हीं का अनुसरण करना शुरू कर दिए हैं, पाश्चात्य संस्कृति पे हमको ज़्यादा यकीन होने लगा है, ज़्यादा हम उस पर भरोसा करने लगे हैं। और नारियों के विषय में विशेष करके बात करें, उनके पहनावे को लेकर के भी चर्चा होती है, उनके बर्ताव को लेकर के चर्चा होती है, तो मन में ये भाव नहीं आता कभी कि हम लोग जो कुछ भारत ने दिया है उसको पूरी दुनिया ने अपने सिर माथे पे लगाया और हम उनकी गंदगी को अब समेट रहे हैं। आप एकदम सही कह रहे हैं, पर जहाँ तक मेरा अनुभव है, भगवान ने कहा है कि भारत वाले जो हैं पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, और अभी देखा जा रहा है कि भारत की संस्कृति को पाश्चात्य वाले अपना रहे हैं। वो सिर माथे ले रहे हैं। जागना हम भारतवासियों को है। अगर हम ही सो जाएं, हम पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते अपनाते हम सो से गए हैं, मतलब जागरण हमारा ख़त्म हो चुका है। तो हम दूसरों को दोष न दे करके, जहाँ तक मैंने संस्था में अनुभव किया है, क्योंकि इस संस्था का ज्ञान पाश्चात्य उसमें भी गया है, विदेशों में भी गया है, जी जी, तो मैंने देखा है कि विदेशी भाई बहन बल्कि इस चीज़ को ज़्यादा अपना रहे हैं, भारत की संस्कृति को। जी। तो भारत वालों को जागना चाहिए, जहाँ की संस्कृति संस्कार इतने महान हैं। तो जो आपने पहनावे की बात कही,
तो ब्रह्मा कुमारी संस्था से जो विदेश की बहनें महिलाएं जुड़ी हैं, वो हमारी भारत की संस्कृति को, ऐसे परिधान को पहन रही हैं, मान रही हैं। तो मुझे भारत की महिलाओं को ये कहना पड़ रहा है कि प्लीज़ थोड़ा अपनी संस्कृति को बचा के रखो, संस्कारों को बचा के रखो, क्योंकि भारत विश्व गुरु बनेगा। जी। वो कैसे बनेगा? अगर हम अपनी संस्कृति संस्कार को ही नहीं बचाएंगे तो कैसे विश्व गुरु बनेगा? इसलिए महिलाओं से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि जो इस तरह का पहनावा है, कई बार हम पुरुषों को दोष देने लगते कि पुरुष सही नहीं, ये नहीं है, पर मुझे लगता है कहीं कहीं महिलाएं भी दोषी होती हैं। पर मैं एक महिला हूँ तो मुझे कहना भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं महिलाओं के लिए कहूँ। जी। एक बार की बात है, मैं इसलिए कह रही लेकिन हूँ, यथार्थ जो है वो तो बोलना ही पड़ेगा। जी। एक फैमिली हमारे यहाँ आना शुरू हुई थी, तो उनकी बच्ची, उसका पहनावा थोड़ा ठीक नहीं था, और वो आके कहती है कि दीदी आज ना मुझे मैडम ने ऐसा ऐसा कहा, स्कूल में मैडम ने उसको समझाया होगा कि बेटा ऐसे पहनावे में मत आओ। तो मैंने उसको, मैडम को बोला कि जब मेरे पेरेंट्स मुझे कुछ नहीं कह रहे हैं तो आपको कहने का क्या अधिकार है? इस तरह से उस बच्ची ने मेरे सामने कहा, तो मुझे वो बात अच्छी नहीं लगी, और फिर मैं उस बच्ची को कोने में ले गई और मैंने उसको बड़े प्यार से समझाया कि देखो, आपने आज अपनी मैडम को जवाब दिया, कल आप अपने पेरेंट्स को भी जवाब दोगे, तब स्थिति क्या होगी? कल को आप दूसरी फैमिली में जाओगे, वो फैमिली अगर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो आपका परिवार तो बिखर जाएगा ना। जी जी। तो बच्ची समझदार थी, समझ गई, फिर उसने सॉरी किया। थोड़ा सा मेरे से भी नाराज़गी हुई उसको पहले तो, लेकिन बाद में अकल आ गई। हाँ, बाद में अकल आ गई। तो हमारा कर्तव्य है कि हम भारत की महिलाओं को जागृत करें, क्योंकि महिला ही होती है जो अपने बच्चे को भी संस्कार देती है, परिवार को भी संस्कार देती है, और वो महिला ही अगर जागृत हो जाए तो पूरा विश्व जागृत होने में देर नहीं लगेगी। इसके ऊपर बिल्कुल, मैं एक बात बिल्कुल, बताना चाहूँगी कमलेश भैया। मेरा फिटनेस सेंटर है, तो लड़कियाँ आती हैं, लेडीज़ के अकॉर्डिंग ही है मेरा फिटनेस सेंटर, एरोबिक्स योगा जो करने आती हैं। तो वो 2 बच्चियाँ अभी 10 दिन पहले वो अभी आना छोड़ दी हैं 6 महीना करने के बाद। तो वो अपना शूज़ और मैट लेने के लिए आई कि आंटी हम अभी नहीं आ पा रहे हैं, तो एग्ज़ाम के बाद आएंगे करके। वो 15-20 दिन पहले कुछ नहीं। तो जो पहले बच्ची थी उसकी तरफ मेरा ध्यान गया, फिर मैं दूसरी बच्ची को देखी, तो मेरी बेटी तो देख ही रही थी मुझे कि मम्मी कुछ बोलेगी उसे। मैंने कांची की ओर देखा तो मेरे को इशारा करती है कि आप कुछ नहीं बोलोगी, और उस बच्ची का पहनावा ऐसा था, मैं तर 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 उसको बोल दी। मैं बोली तुम घर से इसी ड्रेस में आई हो? तो उसने कहा हाँ आंटी। मैंने कहा अपने आप को एक बार जाके आईने में देखना, तुम्हारे पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन नहीं होगा बेटा, तुम्हारी रश्मि आंटी को ऑब्जेक्शन है। और मेरी बच्ची मेरे को पीछे से टोके जा रही, मम्मा प्लीज़ मम्मा प्लीज़। मैंने कहा चुप रहो, सिर्फ तुम मेरी बेटी नहीं हो, हर एक बेटी मेरी बेटी है, ये मैं मानती हूँ। इसके लिए ही मैं इनको हिदायत देती हूँ कि ताकि कल के साथ इनके साथ कोई अनहोनी ना हो। जब हम माता पिता हैं, हम अपने बच्चे को देख रहे हैं कि वो इस ड्रेस में बाहर निकल रही है, हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम उनको फिर वैसी ड्रेस हम खरीद के देते क्यों हैं? जब मैंने ये बात कही, ये ड्रेस तुम्हें किसने खरीद के दी, मेरी बेटी पीछे से बोलती मम्मा आजकल ऑनलाइन सब मंगा लेते हैं। जी जी जी। तो ऐसा चल रहा है, क्या किया जा सकता है? मेरे बच्चे मुझे टोकते रहते हैं, आपका बच्चा नहीं कर रहा है ना, आपको अपने बच्चों से मतलब होना चाहिए। आप मत बोलिए, कोई पलट के आपको जवाब दे देगा, जब देगा जवाब तब देखा जाएगा। फिलहाल तो मैं उसकी फिक्र भी नहीं करनी चाहिए। Yes. अच्छे काम के लिए कोई अगर कुछ कहता है तो कोई बुराई की बात नहीं है, वो अब उसका अपना दिमाग है, बाद में खुद विचार करता है, तत्काल तो रिएक्ट होता है जी, लेकिन अकेले में जाके विचार करता है, कहे तो ठीक रही थी वो, ये तो कहीं ना कहीं उसका मन कहता है। उसने मुझे कहा सॉरी आंटी। मैंने कहा मुझसे नहीं बेटा, अपने आप को आईने में देखो और खुद से कहो कि मैं ये क्या पहन के घर से निकल के आई हूँ। जी। तो उसने फील किया, जी। अब कितना किया वो तो वही जानेगी। ठीक। एक बात आती सुधा, मैं कहीं पढ़ रहा था, ब्रिटिश का लगभग 900 साल पहले एक राजा था कैन्यूट, उसकी एक बेटी थी गोदीबा, पत्नी थी, बेटी नहीं सारी। राजा ने बहुत कर्ज लोगों से कर इतना ज्यादा बढ़ा दिया था कि लोग परेशान थे। उसकी पत्नी ने कहा कि आप कर मुक्त करिए इसको, हमारे देश को, लोग परेशान हैं। उसने शर्त रखी राजा ने कि तुम नग्न होकर के लंदन की सड़कों पर घूमोगे तो मैं कर माफ कर दूंगा। और वो महिला निकली और सिर्फ एक व्यक्ति का छोड़ करके पूरे शहर ने
दरवाजे अपने बंद कर लिए थे, दरवाजे खिड़की। ऐसा नहीं कि वहाँ पे सारी गंदगी ही है। यस, वहाँ का भी इतिहास बहुत अच्छा है, वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनने को मिलती हैं कि वहाँ भी अनसुईया गार्गी ऐसी महिलाएं हैं, रही हैं पहले भी। इन सब चीज़ों को हृदय में धारण करने की बजाय, जो रश्मि जी कह रही थी कि 2 दिन में उनको स्वरूप बदल जाता है, ऑनलाइन कोई भी कपड़े पहन लेना मंगवा के, या मार्केट में निकलना तो इस तरह का कि पुरुषों को भी उस तरह से चलने में और बात करने में शर्म का अनुभव हो। यस, क्या ये समझ में नहीं आता माता पिता को या स्वयं उन लड़कियों को कि शील हमारा सबसे बड़ा आभूषण है? ये बात उनको कब समझ में आएगी? समझ में तो आना चाहिए और आती भी होगी। हो सकता है उनके मतलब पश्चिमी सभ्यता पर ज़्यादा लगाव हुआ होगा, तो उन्होंने अपनी हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है, उसको नज़र अंदाज करके उन्होंने पश्चिमी हावी हो रहे होंगे। पर हमारी ये बात सच कहा भैया आपने, हम सबको अपने परवरिश, जो हमारा परवरिश है, हमारे परिवार का परवरिश है, ज़रूर हम अपने पारिवारिक नाते और समाज का तो है, पहले हमारे परिवार से शुरुआत होती है। हम अपने बच्चे को पोशाक किस तरह से दे रहे हैं, हमें खुद देखना चाहिए। ऑनलाइन आती है, ठीक है, कोरियर आता है या OTP मांगता है, क्या हम वहाँ देखते हैं ना, हमारे मोबाइल में आता है, या हम लेने जाते हैं उनसे, तो हम उनको एक बार चेंज भी तो होता है। अगर हमारे बच्चे पहन रहे हैं ऑनलाइन तो हम उनको देख रहे हैं तो चेंज हो जाता है, हम उसको चेंज करवा के नहीं बेटा ये अच्छा नहीं है, हमारी ये संस्कृति और संस्कार के खिलाफ है, उसमें हमारी सभ्यता हमारा अधिकार है, हम उसमें अपनी सभ्यता को अगर ख्याल रखें और अपने बच्चे को परवरिश अच्छे से दे, जो हमारा भारतीय जो संस्कृति है हम उस पर पश्चिमी को हावी ना होने दें, तो ये वाकई हमारे एक परिवार से पूरा समाज में बदलाव जरूर आएगी। ये मुझे जहाँ तक जी अपनी जानकारी भारत की बात जहाँ तक हम करें तो भारत का इतिहास भूगोल अगर हम पढ़ते हैं तो पता लगता है कि बहुत सारी संस्कृतियों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया। यस, और उन संस्कृतियों के अनुरूप हमने ढलने की कोशिश की या हमको ढाला गया, ये पढ़ने को मिलता है, हम लोगों ने सबने पढ़ा है। इसी में बाल प्रथा आई, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, शिक्षा से बच्चियों को दूर रखा जाने लगा क्योंकि वो बाहर निकलती तो सामंती व्यवस्था थी या मुगल काल था, तो उनके साथ जो बदतमीजियाँ होती थी उसको बचाने के लिए लोगों ने कहा इनको घर में ही रखो। फिर पर्दा, ये सारी चीज़ें आज की तारीख में नहीं है। लेकिन वही बात फिर कि हम ग्रामीण शहरी क्षेत्र में तो लोग पढ़ने लिखने में ठीक है, औसत ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी बहुत गुंजाइश है वहाँ शिक्षा की, लेकिन सरकारें भी जितना गंभीर होना चाहिए, क्या आपको उतना गंभीर दिखते हैं रश्मि जी? ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी गंभीरता शिक्षा के प्रति और बालिका शिक्षा के प्रति होनी चाहिए वो नहीं है। व्यवस्था जो भी की गई है कि चलो मध्याह्न भोजन उनको दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है, लेकिन शिक्षा का स्तर कहीं भी ऊंचा नहीं उठा है ग्रामीण क्षेत्रों में। मैं आपको बताऊं, पूरा का पूरा स्कूल एक टीचर के अकॉर्डिंग चल रहा है। वो एक टीचर 5 कक्षा कैसे मैनेज करेगा? 5 कक्षा के बच्चों को पहली से लेके 5वीं तक उसे उन स्टूडेंट्स को कैसे मैनेज करना है? कैसे पॉसिबल है कि वो कहाँ कितने घंटे दे और कैसे उनको एक क्लास में पढ़ा रहा है तो बाकी क्लास में हल्ला चलेगा? पढ़ाई नहीं हो सकती। प्लस एक के लिए बर्डन इतना है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वहाँ और शिक्षकों की भर्ती नहीं की जा रही है। एक शिक्षक एक चपरासी से, या कई जगह तो चपरासी भी नहीं है, सिर्फ एक शिक्षक है, घंटी भी बजा रहा है तो उसे ही बजाना पड़ रहा है घंटा कि अब छुट्टी हो गई कि मध्याह्न भोजन का टाइम है। हाँ, कई जगह तो शिक्षक ये भी हो गया कि शिक्षक ने अब एक को नौकरी पे रख लिया है जी, अपने नहीं जा रहा, दारू पी के घर में पड़ा हुआ है, अब दूसरे को रख लिया 10-20 हजार रुपए तो पढ़ा बेटा मेरी जगह। हाँ, तो शिक्षा का स्तर जो होना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है, ग्रामीण इलाके में तो बिल्कुल भी नहीं है। प्लस 8th तक 9th तक जो जनरल प्रमोशन की बात कर दी गई वो भी शिक्षा को पूरी तरह डाउन कर दिया है। जहाँ बच्चों को हमें 9th स्टैंडर्ड का पढ़ाना है वहाँ बच्चों को A B और अनार से सिखाना पड़े क्योंकि जनरल प्रमोशन दिया गया ना, तो कोई बच्चा क्यों पढ़ेगा? तो ये सारी शिक्षा की जो कमियां हैं इस पर विचार करके और उसको सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए। आज मध्याह्न भोजन खाने के लिए बच्चों को हम यदि वो अट्रैक्शन देने के लिए मध्याह्न भोजन रख रहे हैं तो वो भी नहीं, क्योंकि सस्ते में 1 रुपये किलो में तो आप चावल दे रहे हैं, हर चीज़ मुहैया करा रहे हैं, फिर बच्चा खाना खाने के लिए स्कूल आए, ये चीज़ होगा सोच करके यदि आप ये रख रहे हैं, ये भी मुझे नहीं लगता इसका कोई औचित्य है। पढ़ाई पर मेन फोकस होना चाहिए,
जो नहीं है। वहीं के बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं स्कूल के प्रांगण को, उनको पढ़ाई के बदले में उनको और जगह एंगेज किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें शिक्षा को ऊपर ले जाने के बजाय शिक्षा के उसको और डाउन स्तर पे लेकर के आ रही हैं। मुझे नहीं लगता, जो शासन का एक बहुत अहम एक मुद्दा है कि बिना शिक्षा के इंसान जानवर के समान है, उसी शिक्षा को नेग्लेक्ट किया जा रहा है मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल बिल्कुल, उस पर जितना ध्यान देना चाहिए, जितना तवज्जो देना चाहिए, नहीं देने का ही परिणाम है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के साक्षर होने की का औसत बहुत कम है। जब हम लोग ये पढ़ा करते हैं कि 1848 में पहली शिक्षिका के रूप में सावित्रीबाई फुले जी मैदान में आई थी महाराष्ट्र, अब जो महाराष्ट्र वर्तमान का, उस समय कुछ और हुआ करता था। कितनी कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ा होगा, लेकिन उन्होंने, हम लोगों ने पढ़ा ना कि गार्गी जी जो थी वो माता सीता की गुरु थी, शिक्षिका थी उनकी पहली। इस तरह से बहुत सारी ऋषि कन्याओं की कहानी हम लोगों ने पढ़ी है। ये भारत आज की तारीख में, जिस भारत में ये कहा जाता है कि जितने गांव थे उतने विद्यालय थे, ये भी पढ़ा जाता है ना कि वो लॉर्ड मैकाले ने जो लंदन की उसमें शिक्षा पद्धति पे जो परिवर्तन किया अपने पिता को, उसने पत्र में जो लिखा था, और लंदन की संसद में जो उसने कहा था कि भारत ऋषियों का देश है, हर गांव में वहाँ शिक्षक हैं, हर गांव में विद्यालय हैं। और वो देश आज की तारीख में अगर गांव में गुरुकुल ला के आप शहर में बसा दिए, अंग्रेजों की ही देन थी, लेकिन अपनी नन वहाँ जरूर भेज दिए थे। अब वहाँ पे अगर आपकी जैसी संस्था जाकर के लोगों के दिमाग में ये बात डालते हैं आप लोग, मैं फिर उसी बात को कह रहा हूँ कि और थोड़ी सी शिद्दत के साथ समाज आगे बढ़ करके उनको ये बताए कि शिक्षा का महत्व क्या है। आप अशिक्षित रह करके कितना अन्याय अपने साथ और अपने होने वाले परिवार के साथ कर रही हैं, ये उनके दिमाग में है। तो मुझे लगता है कि माता पिता तो प्रेरित होंगे, बच्चियां भी प्रेरित होंगी, शिक्षा का स्तर कुछ बढ़ेगा। क्योंकि अभी माता पिता इतने ज्यादा यानी अवेयर तो है ही नहीं। टीचर्स घर घर जा करके बच्चों का एडमिशन कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जब मैं बच्चों को लेकर के जाती थी अटल आवास के 21 बच्चे एक साथ मैंने एडमिशन कराए थे, क्या NCDC स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में। एक ही घर से 3 बच्चे को मैंने पहली में एडमिशन कराया था भैया। एक ही घर से 3 बच्चे को, 5 साल का, 6 साल का और 9 साल का, ये 3 बच्चे मैंने पहली में एडमिशन कराए। क्योंकि माँ बाप को फुर्सत ही नहीं है, रोज ही जा रहे हैं, कमा रहे हैं, और वो जो बड़ा बच्चा है वो छोटों को संभाल रहा है, घर में ही सब बैठे हैं। तो ऐसे ऐसे, और जब बच्चे वहाँ स्कूल नहीं पहुँचते थे, मैंने तो एडमिशन करा दिया, माता पिता को बता दिया कि भाई इनको इतने से इतने आपको स्कूल भेजना है, और ये है वो है जो भी। उसके बाद जब वो नहीं जाते थे तो मैं अपना नंबर छोड़ करके आई थी कि जब बच्चे एब्सेंट करें, 2 दिन 3 दिन हो जाता है तो आप मुझे बताइए। फिर मैं उनके पीछे पड़ती थी कि बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो क्यों नहीं जा रहा है, रीज़न क्या है ये। तो माता पिता खुद अवेयर नहीं है, वो सोचते हैं बड़ा बच्चा बाकी के 3 बच्चों को संभालेगा, सब घर में बैठो। तो शिक्षा का स्तर ऑब्वियस सी बात है। मैं वही कह रहा था कि बिंदु बहन, इस क्षेत्र में अभी मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों को, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है समाज को, अध्यात्म को, उन लोगों को और काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, आध्यात्मिक शिक्षा से जोड़कर उनको बताइए। जहाँ तक हमारे पास जो हैंड्स हैं, तो शहर में तो हो ही रहा है, लेकिन जहाँ गांव-गांव में हमारी बहनें जाती हैं तो वहाँ भी हो रहा है, और करने की ज़रूरत है। चल रहा है प्रयास चल रहा है। मतलब गांव में हम देखते शिक्षा के अलावा नशे में भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे आज बिजली के तार घर घर पहुँच गए हैं, ऐसे नशा भी घर घर पहुँच गया है। तो कुछ हद तक नशा भी समाज को बिगाड़ रहा है। तो शिक्षित होंगे तो नशे से होने वाले नुकसान का आकलन तो कर पाएंगे ना। आज शिक्षा से जुड़े हुए बड़े शिक्षित लोग ही तो सबसे ज्यादा लोग भी नशा अल्कोहल ले रहे हैं। तो ऐसे में स्थिति तो बहुत भयावह स्थिति हो चुकी है देश की। लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति जब उस क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, हाँ। तो उसको ये पता है कि बीच बीच में डॉक्टर की सलाह भी लेनी है। अच्छा। वो गांव वाला नहीं समझता, उसके पास पीने का जुगाड़ हो गया बस फिर उसको मालूम है मर जाऊंगा तो कफन तो कोई ना कोई दे देगा। नहीं, हमारे साथ कई ऐसे गाँव वाले जुड़े हैं जो शिक्षित भी है, अशिक्षित भी है, लेकिन पहले नशा करते थे, नॉनवेज खाते थे। आज की डेट में वो न नशा कर रहे हैं, न नॉनवेज खा रहे हैं, सात्विक जीवन जी रहे हैं। यहाँ तक उनको, यहाँ जब नॉनवेज उन्होंने छोड़ा तो उनके समाज वालों ने भी उनको अलग कर दिया कि आप हमारे साथ बैठ के नॉनवेज नहीं खा रहे हो,
आप हमारे लायक नहीं रह गए। हमारे लायक बहिष्कार। नहीं रह गए। अगर हमारे समाज से जुड़ना है तो आपको फिर से आके हमारे साथ बैठ के नॉनवेज खाना पड़ेगा, शराब पीना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने उस चीज़ को स्वीकार नहीं किया। बहनें इतनी मेहनत तक करती है गांव में जा कर के, जी जी। भले उन्होंने समाज वालों ने उनको अलग कर दिया तो उस चीज को भी उन्होंने मंजूर कर लिया। मतलब ठीक अलग है। जगह दिया आपने। गांव में अगर एक जी। व्यक्ति भी बागी हो गया Yes. तो धीरे धीरे बाकी लोग भी जागृति देखते हैं कि आएगी। इनके जीवन में सुधार हुआ है, पढ़ाई लिखाई पे बच्चों का ध्यान जाने लगा है, हाँ जी स्वस्थ हैं, तो उनको भी लगता है नहीं हमको भी अब सुधार लेना चाहिए। जी। तो अलग तो जगह ही रहे हैं आप लोग। हाँ बिल्कुल जगा रहे हैं। और हमको लगता है कि व्यक्ति का जो चेंज है, परिवर्तन है, जी जी। वो ऊपर ऊपर का चेंज नहीं होना चाहिए, फंडामेंटल चेंज होना चाहिए, रूट कॉज पर चेंज होना चाहिए। कि हमने सिर्फ उनको स्कूली शिक्षा दे दी, वहाँ तक ही सीमित नहीं रहते हैं हम लोग। यस, नैतिक क्योंकि शिक्षा, नैतिक उस शिक्षा भी। स्कूली शिक्षा के साथ साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, हमारा एक दूसरे के प्रति भाव कैसा होना चाहिए। जी जी। तो वो चीज़ें भी जब बहनें सिखाती है तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए बीच बीच में अभी हमारा अभियान निकला था, सड़क सुरक्षा अभियान। तो उसमें करीब 100 गाँवों को हमने कवर किया। तो गांव वाले बहुत खुश हुए और उन्होंने दोबारा भी हमें इनवाइट किया है। तो बीच बीच में हम लोगों के ऐसे कुछ न कुछ अभियान निकलते रहते हैं। और भले वहाँ गांव में 25 लोग बैठते, 10 लोग आके बैठ के सुनते हैं, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। भले एक भी व्यक्ति सुनता है तो हमको लगता है कि इस एक व्यक्ति के अंदर पूरा विश्व है। जी। अगर ये एक व्यक्ति परिवर्तन हो जाए तो उस 1 से 2 जुड़े हैं, 2 से 4 जुड़े हैं, 4 से 8 जुड़े हैं, हाँ, कड़ी बढ़ती तो जाती है। कड़ी बढ़ती जाती है। जी, जी। इसलिए कभी हम लोग हताश नहीं होते, प्रोग्राम पे प्रोग्राम करते जाते हैं, चाहे गांव में चाहे शहर में हमारे प्रोग्राम चलते रहते हैं कि कभी ना कभी तो लोगों में जागरूकता आएगी। और जी। ब्रह्मा कुमारी हफ्ते में एक दिन वो किसी न किसी स्कूल को चुन करके उसके अकॉर्डिंग उस स्टैंडर्ड के बच्चों के अकॉर्डिंग ज्ञान देने के लिए यहाँ भी पहुँचते हैं। और भिलाई में भी मैं जाती आती रहती हूँ, तो वहाँ की भी बहनें कभी मुझे भी साथ में ले जाती हैं कि रश्मि बहन आज उस स्कूल में चलो, आप आज बच्चों को आप सुनाना कुछ किसी अच्छे एक वैल्यूज़ पर, ऐसा करके। तो बहनें तो जागृति लाने का भरसक प्रयास कर रही हैं। अभी कि बीच में अलग हमारे पास जगह। बहुत छोटे छोटे बच्चे आए थे एक स्कूल के, जी। एकदम छोटे छोटे, जिनको ये नहीं पता है कि चॉकलेट खाना अच्छा है कि बुरा है। जी। तो सोचिए उन छोटे छोटे बच्चों को आप कैसे संस्कार देंगे। एक्चुअल वही एज है उनको संस्कार देने की। तो हमारी बड़ी दीदी ने हमको कहा कि आप इनको समझाओ, इनको सुनाओ। तो पहले तो हम सोचे कि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन हम परमात्मा को याद करके बैठे, ऐसी ऐसी बातें मुंह से निकली। तो और जो उनके टीचर्स थे, उनके पेरेंट्स लोग जो बैठे थे, बोले वंडरफुल तरीके से आप लोग समझाते हो, जो चीज़ हम लोग नहीं समझा पाते हैं वो आप लोग समझा के बच्चों को। फिर बच्चों को हमने पूछा, अच्छा चॉकलेट खाएंगे? नहीं खाएंगे। अगर हम आपको चॉकलेट देंगे तो आप खाएंगे? नहीं खाएंगे। आपके मम्मी के लिए देंगे तो उनको जाके दोगे? हाँ, उनको देंगे, पर हम नहीं खाएंगे। जी जी। तो टीचर लोग भी इतने खुश हुए कि जो चीज़ हम लोग सालों से पढ़ाते हैं वो नहीं समझ पाते, एक ही दिन में बच्चे कैसे समझ जाते हैं। ये ऊपर वाला शक्ति ऊपर देता वाले की शक्ति। है। जी जी। अक्षय तृतीया जब आती है सुधा, तो उस दिन प्रशासन खूब सक्रिय हो जाता है और कहता है कि महिला बाल विकास वाले जो भी उनके कार्यकर्ता होते हैं, जमीन से लेकर के दफ्तर तक, कि आप लोग सक्रिय हो जाओ और जहां भी बाल विवाह हो पकड़ के ले आओ। इतने लंबे समय से इस पर चर्चा हो रही है कि बाल विवाह करने से कितना नुकसान होता है उस लड़की को। उसके लिए समय निर्धारित कर दिया गया कि 18 वर्ष से कम उसकी आयु नहीं होनी चाहिए, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। समाज में भी इस तरह के लोग सामने आए जो उनको सब तरह की कानूनी, शारीरिक, मानसिक सब तरह की दिक्कतों से उनको वाकिफ कराया। उसके बावजूद अभी भी अगर हम अक्षय तृतीया के दिन हम लोग भी इस खबर के चक्कर में रहते कि कहाँ कहाँ बाल विवाह हो रहा है, तो लगता नहीं कि अभी भी अब श्राप हमारा साथ नहीं, हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। लोगों के समझना होगा कि बाल विवाह करके आप एक पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हो। बिल्कुल समझना होगा भैया, ये तो हकीकत बात है। पहले ऐसा होता था, मेरे ख्याल से जो जन जागरूकता की कमी रहती थी, शिक्षा की भी कमी रहती थी। पर अब आप लोग के माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से, या वैसे आम पब्लिक भी जागरूक हो चुके हैं। उनको भी पता है जो बाल विवाह वाकई नहीं होना चाहिए, ये कुप्रथा है। पर उस पर थोड़ा बहुत हम नारियों को भी इस
चीज़ का जिम्मेदारी रखना पड़ेगा और हम इस चीज़ पर ध्यान घर से देना पड़ेगा। जो हमारे आसपास में जहाँ भी बाल विवाह हो उस पर निगरानी में रख के हम सामने प्रशासन या तो जहाँ पर रोका जा सके बाल विवाह को उस पर तत्परता से हम सामने करें और उनका सार्वजनिक करें, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये समझना होगा कि हम अपनी बच्ची का बोझ नहीं सह पा रहे हैं। इसका मतलब कि जितना जल्दी हो जाए इसका एंगेजमेंट कर दो, इसकी शादी कर दो और उसको भगा दो घर से। अरे वो आपका प्रतिरूप है, कितना नुकसान झेलेगी आगे चल करके। और फिर आप जब जिंदा रहोगे तो आपको भी कष्ट होगा कि देखो मेरी बेटी इस तरह का कष्ट पा रही है। ये बात तो लोगों को समझनी होगी, ये शिक्षा की कमी की वजह से। एक खबर और हम छत्तीसगढ़ में पढ़ते हैं, अभी विधानसभा चल रही है, इसमें भी हो सकता है चर्चा। और हर विधानसभा सत्र में ये बात जरूर आती है मानव तस्करी की, कि प्लेसमेंट एजेंसियां वनवासी क्षेत्रों में खूब सक्रिय रहती हैं और वहां से बच्चियों को ले जाते हैं कह के कि हम आपको अच्छी शिक्षा देंगे, आपके रहने बसने की व्यवस्था पूरी होगी, और वहां ले जाके किसी न किसी के घर की उसको नौकरानी बना देते हैं और फिर उनके साथ कुछ भी होने लगता है। ये भी एक तरह का ये हम लोगों के लिए कलंक नहीं है? बहुत बड़ा कलंक है। लेकिन झांसे में जो इनको लेकर जा रहा है, झांसा देकर, जब वो पकड़ में आए तो उसके खिलाफ ऐसी सख्त और कड़ी कार्रवाई हो ना कि बाकी लोग ऐसी जो मंशा रखते हैं उनके होश ठिकाने लग जाएं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो लचर पद्धति एक कि जो दंड का कड़क विधान होना चाहिए। पहले क्या था, मुगल जब शासनकाल था उस समय भी जिस अंग ने गलती की उस अंग को काट दिया जाना एक उनका तो सरिया कानून जहाँ लागू है अभी भी करते हैं उसको। तो ये चीजें थी, उतना ही कड़ा कानून ये दुष्कर्मी और जो ऐसे लड़कियों के जो ऐसा शोषण करने वाले लोग, इनके प्रति यदि हो तो लगाम जरूर कसेगा। लेकिन वो दिया तले अंधेरा वाली बात, यदि हम शासन में बैठे लोग जान करके भी आंख बंद कर लें, हम जागरूक लोग, गांव के बड़े और रसूखदार कहलाने वाले लोग, जिनको गांव के लोग अपना मुखिया मानते हैं, ये जानते हुए भी चुप रहे तो उन्हें क्या कहा जाए? तो माता पिता भी तो दोषी हैं। माता पिता भी दोषी हैं। माता कि पिता को ऐसे ये लोगों चीज के हवाले आप अपनी बच्चियों को कर देते हैं। यस, तो वहाँ देखिए माता पिता गांव में हम बात कहें तो दोषी होने के साथ साथ वो भोले भी हैं, शायद नहीं जान पा रहे हैं कि बेटी को वास्तव में ले जा करके वहाँ कोई जॉब देगा या ऐसे उनको बेचने तो का उसका कारण अशिक्षा ही तो है। अशिक्षा ही है, अशिक्षा ही है। लेकिन जब पता चल गया और शासन के नज़र में ये चीज आई तो प्रशासन के तहत ऐसा कड़ा नियम होना चाहिए। कि मेरा अपना सुझाव कि इतना कड़क उसको दंड का प्रावधान उसके साथ हो कि बाकी ऐसी मंशा रखने वाले सुधर जाएंगे। है ना, जैसे बलात्कारी है ना, दोष मुक्त कर दिया जाता है, जान रहा है सारा कुछ हो गया, उसके बावजूद क्या हुआ? मैं तो कहती हूँ जब अपराध सिद्ध हो गया उसका नीचे से 2 फुट काट दिया जाए, उसको कृत्रिम अंग देने का भी प्रावधान ना हो, तो समाज में ऐसे लोग जब ठुक करके घूमेंगे ना तो पता चल जाएगा ये तो रेपिस्ट है। अपने आप इंसान इस डर से इस कार्य को करने में वो अपने आप को रोकेगा कि ये गलत काम किया तो मैं सबके आगे दिख जाऊंगा। अभी तो क्या ऐसे लोग पर्दे के पीछे रह जाते हैं। आप 2 फुट काट दीजिए नीचे से पैर, सामने आ जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये चीजें कम होगी। ये ठीक है, आपके भाव हैं ये। अब इसको तो ठीक करने के लिए बाबा साहब को फिर आना पड़ेगा। जो कानून हमने 1950 में आत्मसात किया उसमें ये व्यवस्था तो नहीं है। ये पहले हुआ करती थी, कहते हैं कि सामंती व्यवस्था जब थी उसमें राजा हुआ करते तो उनके मुंह से निकला हुआ शब्द संविधान होता था। अब नहीं है, हम एक संविधान के तहत चल रहे हैं। लेकिन ये भाव जो आपका है, ये भाव तो वाकई हर व्यक्ति का ऐसा ही रहता है। क्रोध में आके वो यही कहता कि नहीं ऐसा ही करो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। नहीं, क्रोध में आके ठीक है भैया, लेकिन हाँ, न्याय भी तो हाँ। न्याय मिलना चाहिए ना। जी, जी। जिस लड़की के साथ वो चीज होती है वो जिंदा लाश बन के रह जाती है, क्योंकि सबकी टॉर्चरिंग भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। वो दोषी है या नहीं है ये बाद में बात होगी, लेकिन पहले तो यही चीज होती है ना। तो निश्चित रूप से सजा का ऐसा प्रावधान होना चाहिए। जो वास्तव में दोषी है उसको ऐसी सजा दी जानी चाहिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत हाँ, लेकिन उसमें भी दो पक्ष हो जाते हैं। उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है, उसके भी पक्ष में खड़ा हो जाता है। आप ऐसा करना शुरू करेंगे, हम बहुत सारे उसके उदाहरण दे सकते हैं। अपने इर्द गिर्द भी ऐसा होता है कि ऐसा कर दिया लोगों ने तो बोले नहीं आपने कानून अपने हाथ में ले लिया। तो वो दो तरह की बातें होने लगती है, तो उसमें समाज भ्रमित हो जाता है। दोनों के तर्क सुनता है तो उसको वो भ्रमित हो जाता है कि ये सही बोल रहे हैं कि ये सही बोल रहे हैं, क्योंकि उनमें वो क्षमता नहीं होती, शिक्षा का वो स्तर उनके पास नहीं होता। जैसे अभी पिछले दिनों बिंदु बहन एक
अब आप लोग तो टीवी से दूर रहते हैं, हमारा कार्यक्रम तो कहीं देख लीजिएगा क्योंकि टीवी पे बैठे हैं। एक पठान पिक्चर आई, उसमें हीरोइन ने जो कपड़े पहने थे उस कपड़े को लेकर के, उस गाने को लेकर के बड़ा विवाद हुआ, पूरे देश में बहुत महाव मचा रहा, लोग उनकी फिल्मों का बहिष्कार की बातें करते रहे। अलग बात है कि उनने पैसे कमाए। उसमें भी दो पक्ष थे। एक पक्ष कह रहा था कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा केसरिया बाना इतना गया गुजरा नहीं है कि कोई एक हीरोइन पहन करके कोई अश्लील नृत्य कर देगी, गाना गा देगी तो उसके ऊपर असर पड़ जाएगा। दूसरा पक्ष ये कि वो ये था कि आप जानबूझ करके एक धर्म विशेष के धार्मिक चिन्ह को बदनाम करने के लिए काम कर रहे थे। ये जो दो धाराएं चलने लगती हैं तो उसमें मूल चीजों से आदमी का ध्यान हटाने के लिए जो शक्तियां काम करने लगती हैं वो तो फिर हमको ऐसे ही भ्रम में डाले रखेंगे हमेशा, कभी निर्णय लेने ही नहीं देंगे कि समाज हित में क्या है, राष्ट्र हित में क्या है, देश का भविष्य कहाँ जाएगा, इस दुनिया का, इस कायनात का क्या होगा। अभी अगर बात करें, आपने जैसे पठान फिल्म की बात की, हमने तो ना वो फिल्म देखी, ना हमने उसकी चर्चाएं सुनी, न ड्रेस देखा, न वो ड्रेस देखा, लेकिन विश्व परिवर्तन की जो फिल्म चल रही है, जी जी, जो परमात्मा ने हमें सुनाया है कि बच्चे कलयुग जो है वो अति में जाएगा और अति में ये सारी चीज़ें होगी और अति का अंत भी निश्चित होता है। जी जी, तो जब धर्म अधर्म का रूप ले लेता है तब हर बात को उससे जोड़ा जाता है। आज केसरिया रंग को जोड़ा जा रहा है, जबकि केसरिया रंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं का ही है। केसरिया रंग तो कोई भी पहन सकता है ना। या हरे रंग को मुस्लिम लोगों से ही जोड़ दिया गया है। आज हॉस्पिटल में हरे रंग के ग्रीन पर्दे लगते हैं। आज सूर्य प्रकाश देता है तो प्रकाश सभी के लिए है। और अब ब्रह्मा कुमारीज में हम लोग वाइट कलर पहनते हैं, तो वाइट में देखा जाए तो सारे कलर हैं। तो उस कलर को आप धर्म से जोड़ के या किसी फिल्म को जोड़ करके इस तरह के उन्माद फैलाना, ये तो सही नहीं है। लोगों को एक मुद्दा मिलना चाहिए किसी भी चीज़ को फैलाने के लिए। तो वास्तव में अगर हम अपने स्वधर्म को समझ लें कि हम सबका स्वधर्म तो एक ही है, शांति है जी। और उस शांति स्वधर्म को ही हम चारों तरफ फैलाएं, तो आज जो महिलाओं के ऊपर इतनी बातें हो रही है वो भी होना बंद हो जाएगी, क्योंकि हम सब आत्मिक स्वरूप में आ जाएंगे। आज जब हम देह को देखते हैं तब ये भान आता है, ये पुरुष है, ये महिला है, ये सुंदर है, ये काला है, ये गोरा है, या उसके आकर्षण में फंस जाते हैं और कई तरह से बातें होने लगती है, अश्लीलता की बातें होने लगती है। तो मुझे तो बहुत गर्व होता है इस ब्रह्मा कुमारी संस्था की एजुकेशन पर कि जिसने एक टॉप लेवल का एजुकेशन दुनिया के सामने रखा है, जी जी, जहाँ कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई आयु भेद नहीं है। माने धर्म भेद, आयु भेद, जाति भेद जो हम जगह जगह देखते हैं वो इसमें कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि इस लेकिन आप यहाँ आते तो हिंदू ही ज्यादा है, सनातनी ही ज्यादा आते हैं। सभी आते हैं। मैं मुस्लिम आपको मुस्लिम और क्रिश्चियन भी है। समझने की बात है, इसको समझने की बात है। मैं बोलती हूँ कि ये ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान जो मुझे दिया गया प्योरली मुस्लिम बहन ने दिया है। मुस्लिम परिवार की जो बहन समर्पित है उसने मुझे ये ज्ञान दिया। तो यहाँ हम बहनें भी आपस में कभी किसी के अंदर ये भाव नहीं आता है कि ये मुस्लिम है कि ये हिंदू है। कि कई लोग प्रश्न करते कि आप लोग इतना प्यार से कैसे रहते हैं, आप लोग इतना खुश कैसे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सारी बातें आड़े ही नहीं आती है। जी जी, तो जो कहा गया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, किस नाते से? आपके शरीर के माता पिता अलग हैं, मेरे शरीर के माता पिता अलग हैं, हम किस नाते से भाई भाई हुए? तो जब आत्मिक नाता हमारे अंदर आता है तो आत्मिक नाते से हम सब भाई भाई हैं। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना ईसाई। ये देह के धर्म है और जब तक हम इन देह के धर्मों में फंसे रहेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, ये मुद्दे उठते रहेंगे और ये समाजवाद की बातें और जातिवाद की बातें ये सब होती रहेगी। तो परमात्मा अब आ चुका है। परमात्मा को आए हुए 86 ईयर पूरे हो गए, 87 ईयर चल रहा है। मैं आज इस आपके चैनल के माध्यम से लोगों को खुशखबरी सुनाना चाहूँगी कि जिसको आप गॉड कहते हो, ईश्वर कहते हो, अल्लाह कहते हो, खुदा कहते हो, परमेश्वर कहते हो, वो परमेश्वर अब इस धरती पर आ चुका है। अपने को समझो, उस खुदा को समझो, उस परमेश्वर को समझो, तो ये जितने भी मुद्दे हैं ना, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, ये सारे ख़त्म हो जाएंगे।
और जो हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, वो विश्व बंधुत्व की भावना सबके अंदर आ जाएगी। और मैं इस चैनल के माध्यम से ये चाहती हूँ कि ये संदेश पूरे विश्व में जाए और पूरा विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत हो जाए। क्योंकि भक्ति जो हम तरक्की अमन है। चैन चाहते हैं, महिलाओं की उन्नति चाहते हैं, जो हम प्यार चाहते हैं, संबंधों में जो रिलेशन में जो एक मैनेजमेंट चाहते हैं, वो बहुत अच्छे से आ जाएगा। जन्म जन्मांतर जो हमने इतनी भक्ति की है, तो भगवान भक्ति का फल देने तो आएगा ही ना। आएगा ही। आ चुका है, और, जानिए। बिल्कुल। और ब्रह्मा कुमारी संस्था किसी को अनुयायी नहीं बना रही है। कोई ये ना सोचे कि इस संदेश के परिवर्तन माध्यम से होगा, कोई ऐसा हमारा नहीं। धर्म परिवर्तन होगा या हमको हिंदू अनुयायी बना हिंदू ही रहे हैं। रहेगा, मुस्लिम मुस्लिम ही रहेगा। आप जिसको मानते हैं आप उसको मानते रहिए, लेकिन जो मूल शिक्षा है हम सबकी, हम सबका ब्लड का कलर एक है। हम जिस संसार में यहाँ आए हैं अपना रोल अदा करने, तो एक ही घर से आए हैं और सबका मालिक, सबका खुदा, सबका ईश्वर एक है। जब सब कुछ एक है तो लड़ाई झगड़ा किस बात का? लड़ाई झगड़े की तो बात ही नहीं। रही बात पठान फिल्म के अवॉइड बायकॉट करने की, तो वो मुसलमान एक धर्म विशेष ने अभी बीच में इतना कुछ कर दिया था ना, तो इसलिए उसका बायकॉट किया जाए। पठान फिल्म को देखना अवॉइड करो, ये करो, ये चीजें उसमें आई। बहाना खोज लिया गया Yes, उसका। yes, जी, वो बहाना कारण उसका था, खोज लिया गया। वो मूल कारण वो था। जी जी जी। तो ये सुधा, हम अब आप लोग तो फिर वही बात जो पठान पे हमने कहा कि आप लोग तो टीवी नहीं देखते लेकिन हम लोग देखते हैं। जी सुधा, तुम भी देखती होगी। उसमें जितने भी विज्ञापन आते हैं उसमें वही पूज्या, उसको भोग्या के रूप में प्रस्तुत करके नारी को उसमें सबसे ज्यादा सामने रखा जाता है। पुरुष बहुत कम विज्ञापन में होते हैं, अश्लील दृश्य दिए जाते हैं। तो मन में कभी क्रोध नहीं आता कि उठाएं और टीवी तोड़ दें? आती है, क्रोध तो आती कभी है। तोड़ी है काट लो? हाँ, नहीं तोड़ा तो नहीं है, पर क्रोध आती है, ये वाकई है, जी। सत्यता है जो क्रोध आती है। क्योंकि हम खुद स्वयं उस प्रदर्शनी के मतलब जिम्मेदार बनते हैं, या कहीं भी हम नारी है, सभी को ईश्वर ने अपनी अपनी भूमिका के लिए हमें इस पृथ्वी पर भेजा है। हम अपनी भूमिका में एक हम अपनी सनातन जो हमारा धर्म है, जिसलिए हम जिस कार्य क्षेत्र के लिए यहाँ आए हैं, एक नारी होने के नाते हम उस कार्य क्षेत्र में अपनी महानता को दिखाएं, अपनी मानवता को दिखाएं और एक महिला की शक्ति को भी हम प्रदर्शन करें, ताकि हमारा शक्ति ऐसा नहीं है जो हम कपड़े अगर कम या छोटे पहने तो हमें उसमें आए। हम अपनी सभ्यता ये दिखाए, जो हमारा जो देश है, संस्कृति, सभ्यता, ये हमारा अधिकार है खुद को रखना। सभ्यता भी हमारी जिम्मेदारी बनती है रखना। मतलब हमारे संस्कारों को बचाए रखने की जिम्मेदारी हम सब की है। जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, भगवान उनको भी सद्बुद्धि ने, यही कहा जा सकता है। क्योंकि व्यापार कर रहे हैं, उनको इससे कोई लेना देना नहीं कि उसमें कैमरे के सामने उनकी बहन खड़ी है कि उनकी बेटी खड़ी है। उनको तो सिर्फ लक्ष्मी दिखाई देती है, वो भी पर अपनी पोशाक का ध्यान तो रख सकते हैं। सिर्फ व्यावसायिक दृष्टिकोण उनका रहता है। उनको इससे मतलब नहीं होता कि हम जो चीज परोस रहे हैं इससे हमारी संस्कृति को कितना नष्ट करने में वो सहायक सिद्ध होगी, ये विचार करेंगे। तो रश्मि जी, चलते चलते क्या कहेंगे आप बहनों से अपनी महिला दिवस पर? जी, सबसे पहले तो आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। शुरुआत में कमलेश भैया ने परिचय दिया और एक दुख भी व्यक्त किया कि जिसका ऋणी पूरा ब्रह्मांड है, उसके लिए सिर्फ एक दिन ये महिला दिवस, लेकिन बाकी का दिन कौन सा होता है ये हम आप सभी जान रहे हैं। हर दिन हमारा होता है। ये अलग बात है कि पुरुष हमें एक दिन, ये दिन खास करके दे दिया है कि 8 मार्च को महिला दिवस। यस, बाकी अपना तो हर दिन है। वैसे भी ब्रह्मा कुमारीज में जाने के बाद मैं तो अपने लिए गाती रहती हूँ, अपनी तो हर रात दिवाली, हर दिन अपनी होली है। तो मैं तो महिला होने पर अपने आप को बेहद गौरवान्वित महसूस करती हूँ, क्योंकि महिला वो सर्वश्रेष्ठ कृति है ईश्वर की बनाई हुई, जिसे भगवान का भी दर्जा दिया गया, जिसने भगवान को भी जन्म दिया। ये बात हम और आप सुनते आए हैं। तो निश्चित रूप से माँ होने की संपूर्णता इस बात पे है कि आप अपने घर परिवार में कितने संस्कारों को किस तरीके से अपने बच्चों में इम्प्लीमेंट करती हैं। क्योंकि देखिए, कोई चीज़ कह के नहीं सिखाई जा सकती। जो चीज़ हम करते हैं हमारे बच्चे वो सीखते हैं, हमारे बच्चे वो सीखते हैं। तो आपको यदि चाहिए कि वृद्धावस्था में मेरा बच्चा मुझे वृद्धावस्था में
किसी वृद्धावस्था में ना छोड़ के आए, उसके लिए आज ज़रूरी है कि आप अपने बुज़ुर्गों के साथ बहुत प्रेम से, सलीके से पेश आएँ। इसलिए क्योंकि अभी उनकी जो उम्र है वो आपके मदद के बिना सहजता से नहीं निकल सकेगी, लेकिन आप उन्हें भार स्वरूप महसूस करते हुए जो व्यवहार करेंगे, बच्चा वो देखकर वैसा ही करेगा। हमने अपने घर आए हुए बड़े का पैर छू के अभिवादन नहीं किया और हम बच्चे को खड़े खड़े कहते हैं कि बेटा पैर छुओ, बच्चा नहीं छुएगा। आप जब उसका अभिवादन पैर छू के करेंगी, वो भी पैर छू के करेगा। आपने हाथ जोड़ के अभिवादन किया, वो भी हाथ जोड़ के करेगा। मतलब हम जो करते हैं वो देखता है, उसका अनुसरण वो करता है। देख रहा है, उसका ही अनुसरण करेगा। तो मेरी प्यारी बहनों से सनम्र निवेदन है, क्योंकि आज एक छोटा सा मोबाइल नाम का खिलौना हर एक के हाथ में है ना, तो घर परिवार बहुत ज़्यादा उपेक्षित सा भी हो रहा है। क्योंकि किचन में काम करते करते भी एक हाथ पे मोबाइल यदि है तो उधर सब्जी जल जा रही है, दूध गिर जा रहा है, ये चीज़ें होती रहती हैं, है ना। तो जब बच्चा अपना आपका साथ चाहता है कि मम्मा प्लीज़ मेरे साथ थोड़ी देर खेलो, हम कहते हैं मोबाइल पकड़ या कोई वीडियो गेम खेल ले। नहीं, जब बच्चे को आपकी आवश्यकता है, आप उसके लिए अवेलेबल रहें। तब आपको जब आवश्यकता होगी, आपका बच्चा आपके लिए उपस्थित रहेगा। तो निश्चित रूप से हमें संस्कारवान पहले बनना है। हम सारा ठिकरा बच्चों पर नहीं फोड़ सकते कि आज के बच्चे ऐसा कर रहे हैं, आज के बच्चे ऐसा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, स्वयं की चेकिंग करेंगे तो निश्चित रूप से समाज में बेहतरीन सुधार आएगा। लेकिन सुधार की प्रक्रिया स्वयं से। मतलब बच्चों को बचपन संभाल लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यस बिंदु बहन जी, क्या कहेंगी? सबसे पहले तो सारी महिलाओं को मेरा प्रणाम, अभिवादन, क्योंकि मातृ शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। जिन शक्तियों की हम बात करते हैं और जिन शक्तियों की हम मंदिरों में पूजा करते हैं, दुर्गा के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में, तो वास्तव में हर नारी उस स्वरूप को अगर धारण करे, दुर्गा अर्थात दुर्गुणों को नाश करने वाली, और लक्ष्मी अर्थात ज्ञान धन का बच्चों को समझ देने वाली, और सरस्वती अर्थात आध्यात्मिक शिक्षा की प्रतीक, तो उस शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिकता के। तो मैं सभी नारियों से यही कहना चाहूँगी कि अपने इस स्वरूप को कभी ना भूलें, स्वरूप को याद रखें, तो आप भी सुखी रहेंगे, आपका परिवार भी सुखी रहेगा और आपका समाज भी सुखी रहेगा। जी, इसलिए बहुत आवश्यक है, एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगी, क्योंकि मैं ब्रह्मा कुमारी इसकी रेगुलर स्टूडेंट हूँ। पहले कहा जाता था कि मेडिटेशन करने का मैं शौक़ रखती हूँ, मेरा पैशन है, मेरी हॉबी है, मैं चाहती हूँ, ये चीज़ कहा जाता था। आज मेडिटेशन ना शौक़ है ना और कुछ है, वो हमारी नीड है, सबसे बड़ी नीड है। मेडिटेशन मीन्स खुद को संयमित करके पूरे परिवार और विश्व को संयमित करने की बात। मेडिटेशन, मेडिसिन एंड टेंशन से निजात पूरी तरह। ये रश्मि चेहरा का जो रश्मि शर्मा का मुस्कुराता चेहरा दिख रहा है ना, ये पहले कभी कभी अपसेट होता था जी। बातें आती थी, लेकिन जब से मैंने ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन किया, फाइट करना पहले भी नहीं करती थी, लेकिन अब परिस्थितियां बहुत इजीली हैंडल हो जाती हैं, मन में संतुष्टता का भाव रहता है और सब कुछ अच्छा हो जाता है। अपने आप को हम बेहतर मैनेज कर पाते हैं, इरिटेट नहीं होते, रिएक्ट नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें अच्छी आ जाती हैं। तो मेडिटेशन हर एक अपनी लाइफ में जरूर शामिल करें। जी, थैंक यू सो मच। सुधा, जिस मिथिला में आपका जन्म हुआ था, हम लोग कहा करते हैं ना उसको, कई बार धर्मगुरु लोग या कथावाचक लोग कहते हैं कि वो मिथिला है जहाँ की नारियों ने भगवान राम को भी गाली दी थी। गाली का एक रिवाज होता है, शादी में गाली दी जाती है। जब सीता जी को लेने भगवान राम गए थे, तो अब क्या कहोगे मिथिला की नारियों की ओर से? मिथिला की नारियों की ओर से यही बोलना चाहूँगी मैं, सबसे पहले समस्त नारी शक्ति को नमन है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देना चाहूँगी, शुभकामनाएं देना चाहूँगी। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम सब जानते हैं, प्रत्येक दिन सच में होती है, पर एक उत्सव के रूप में हम लोग 8 मार्च को मनाते हैं। तो एक उत्सव को समझते हुए एक निवेदन भी करना चाहूँगी समस्त नारी शक्ति से। एक मिथिला के नारी के नाते भैया ने कहा जैसे, जो हम मिथिला की नारी जानकी जी आप सब जानते हैं, और हम भी एक नारी हैं, उनके हम उस पर चलें जो हमारा नारी, हमारे सीता जी ने हमारे कितना अपनी परिवार के और समाज के लिए एक प्रेरणा बनी है। हम भी उस प्रेरणा पर प्रेरित हो और प्रेरणा बन के चले
हमारे सशक्त हो नारी शक्ति और भी संबल हो और सभी स्वाभिमानी हो, एक दूसरे को सहयोग करे, यही निवेदन है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सबों को बहुत बहुत बधाई। होली का समय आ गया है, थोड़ा संभाल करके होली भी खेलिएगा, क्योंकि ये मत सोचिएगा कि अब सब कुछ ठीक ठाक है। अब रश्मि भाभी जैसी जो वीरांगनाएं सड़क उतर जाएंगी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए होली को भी संभाल के खेलिए और महिला दिवस की भी बधाई स्वीकार करें एक बार फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।